back in my channel. Today we are going to study class 7 science chapter 6 respiration in organism. ये जो 6 चैप्टर है, ये पूरा जो नई बुक है 23-24 वाली, तो ये उसका 6 चैप्टर यदि पुरानी बुक देखें एनसीईआरटी वाली तो उसमें वो 10 चैप्टर है, क्योंकि कई चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो मैंने इससे पहले 6 चैप्टर करवाए फिजिकल केमिकल चेंज, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग था, लेकिन नई बुक के अकॉर्डिंग वो 5th चैप्टर है। तो यदि आपको देखना है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी का जो मैथ है 1.2 तक मैंने कंप्लीट करा दी गई है इंटीजर वाली, और बाल महाभारत कथा पूरी कंप्लीट हो चुकी है बुक। उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, और उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे आपको। इसके मोस्टली नई एनसीईआरटी बुक के लिए देखें तो मतलब 12 या 13 चैप्टर हैं, इसमें तो आधा तो कोर्स हो ही जाएगा। अब हम इसके साथ ये आपको 2-3 हफ्ते में मिल जाएगा, क्योंकि आधा तो हो ही जाएगा, तो उसमें 2-3 हफ्ते के बाद फिर मैं इसका सेकंड वो डाल दूँगी, मतलब चैप्टर डाल दूँगी। तो इसके बाद फिर मैं इस तरह से बाकी का मैथ हम कंटिन्यू करेंगे, अल्टरनेट डेज में आपको उसको वीडियोज़ मिल जाया करेगी। तो इसमें करते हैं हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, किस तरह से श्वसन क्रिया होती है ऑर्गेनिज्म जो जीव में होता है। तो वन डे एक दिन क्या होता है, जो बूजो है एंड ईगरली द वेटिंग टू मीट इज द ग्रैंड पेरेंट्स टू वो वर इन द कमिंग टू टाउन आफ्टर ए 1 ईयर, कि जो बूजो है वो काफ़ी उत्सुक है, एगरली का मतलब उत्सुक है, और इंतजार कर रहा है अपने दादा दादी से मिलने के लिए, जो शहर से आ रहे हैं 1 साल के बाद। ही वॉज इन द रियली द हरी, वो काफ़ी जल्दी जाना चाहता है। ही वांटेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर वो काफ़ी जल्दी रिसीव करना चाहता है उनको, अपने पेरेंट्स को। ही रैन फास्ट, वो काफ़ी तेज़ दौड़ा, एंड द रीच बस स्टॉप एट द फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में काफ़ी तेज़ दौड़कर बस स्टॉप पर पहुंच जाता है थोड़े ही मिनट के बाद। ही वॉज द ब्रीथिंग द रैपिडली, उसकी जो श्वसन क्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। हीज ग्रैंड मदर, जिसकी दादी ने आज पूछा उनसे कि वाई ही वॉज द ब्रीथिंग सो फास्ट, कि तुम इतनी तेज़ी से सांस क्यों ले रहे हो। तो बूजो टोल्ड हर, बूजो ने अपनी दादी से बोला कि दैट ही कैम द रनिंग, क्योंकि वो आ रहा है काफ़ी तेज़ी से, रास्ते में दौड़ता हुआ आ रहा है, इसलिए जो उसकी ब्रीथिंग रेट है काफ़ी तेज़ी से चल रही है। बट द क्वेश्चन गोट द स्टक इन इज माइंड, लेकिन ये जो क्वेश्चन था, दादी ने बोला कि तुम जैसे भाग के आ रहे हो तो जल्दी क्यों, जल्दी तुम्हारी सांस चल रही है, तो उसके दिमाग पर स्टक करके आप पूछोगे। तो ही वंडर्ड, वो काफ़ी आश्चर्य की तरह कि वाई रनिंग द मेक्स ए पर्सन द ब्रीथ फास्ट, है कि क्यों जो रनिंग जब हम दौड़ते हैं तो किस तरह से जो मतलब सांस लेने की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से क्यों हो जाती है। द आंसर टू बूजो क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग कि वाई वी ब्रीथ, और ये जो पर्सन था उसने समझ लिया कि क्यों जो ब्रीथिंग रेट इतनी तेज़ी से आता है। तो ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रीथिंग सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है हमारी रेस्पिरेशन का पार्ट होती है, जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन, अब हम पढ़ते रेस्पिरेशन के बारे में। वाई डू वी रेस्पायर, हम क्यों सांस लेते हैं। तो सबसे पहला है इन द चैप्टर 2 यू लर्न दैन द ऑल ऑर्गेनिज्म आर द मेड ऑफ द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट द कॉल्ड सेल्स, मतलब हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटी छोटी जो एक माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी चीज़ें तो तत्व से यूनिट से बनी होती है, जिनको हम सेल्स कहते हैं। इस सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट एंड ऑर्गेनिज्म, जो सेल होता है काफ़ी छोटा सा एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है, और जो कार्य करता है जो ऑर्गेनिज्म होती है उसके शरीर में, उसकी बॉडीज़ में। ईच सेल ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज ए न्यूट्रिशंस, की जो ईच सेल्स होते हैं, प्रत्येक सेल होते हैं इन ऑर्गेनिज्म में, वो अपने अपने जो कार्य करते हैं, और किस रूप में करते हैं, न्यूट्रिशंस को लेने के लिए। न्यूट्रिशन को लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे सेल होते हैं, जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद में क्या होगा, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिशन तत्व, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, विटामिन मिनरल्स वगैरह, तो उसमें से वो न्यूट्रिशन को ले लेगा, फिर एक बार लेकर फिर उसको दूसरे सेल्स में उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद जितना हमारे शरीर को एनर्जी लेनी होती है तो एनर्जी लेगा, बाकी को उसको एक्सक्रीशन बाहर निकाल देगा वेस्टेज मटेरियल के रूप में। रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में मतलब सेल से उसको बढ़ाएगा। तो ये सारे इनके और वो होते हैं फंक्शंस होते हैं। टू परफॉर्म द फंक्शन, इन मतलब सब फंक्शनों को पूरा करने के लिए क्या होता है कि हमें एनर्जी की जरूरत है। रिप्रोडक्शन का मतलब एक चीज़ और कह सकते हैं, जैसे भाई ह्यूमन बीइंग है तो उसका ये बेबी है, तो बेबी ये क्या होता है जी, बेबी बनने की जो प्रक्रिया वो भी सेल के द्वारा होती है। अब सेल नीड एनर्जी, सेल को तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इवन द व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम खा रहे होते हैं, स्लीपिंग सो रहे होते हैं, रीडिंग पढ़ रहे होते हैं, तो वी रिक्वायर एनर्जी, हमें सबको उस टाइम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो बट
बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। अब हम ये सोचते हैं भाई हमें तो भाई खाने के लिए, सोने के लिए और पढ़ने के लिए सबके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो कैन यू से वाई योर पेरेंट्स, आपने कभी सुना होगा कि योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट द यू शुड ईट रेगुलरली। आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स आपको, इंसिस्ट का मतलब कहते जिद करते रहते हैं कि आप खाना खाओ रेगुलर, रोज़ खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ। द फूड हैज़ स्टोर एनर्जी, क्योंकि फूड में काफ़ी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। विच इज़ द रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और वो कब रिलीज होती है? जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, सांस छोड़ते रहते हो, तो तभी ये प्रक्रिया होती है। देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड। वो सारे जो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो सांस लेते रहते हैं, एनर्जी मतलब जो ऊर्जा लेते हैं खाने से, जो भी वो खाना खाते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, जब हम सांस ले होता है तो वी ब्रीथ इन द एयर, हम जो सांस ले, जो हवा में ऑक्सीजन होती है उससे सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर द कंटेन ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो जब हम ब्रीथिंग अंदर लेंगे, सांस को अंदर रखें, तो हमारे अंदर क्या जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी, जो हम कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ द रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब हम सांस को छोड़ रहे होता है तो उसमें बहुत सारी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब जब भी हम सांस ले रहे होते हैं तो जो सारा जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी सारी बॉडी के पार्ट में जाता है। अल्टीमेटली टू ईच द सेल, हर सेल्स में जाता है। तो जैसे हमारे, आप कह सकते हो कि भाई हमारे यहाँ से नाक से गया, मुंह से गया, तो सांस से जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा सारी बॉडी में छोटे पार्ट में सब में वो सेल चला जाएगा। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, जो भी ऑक्सीजन्स होती है, जो भी वो क्या करती है कि जो हमारा खाना उसको तोड़ने में हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी डकारे सेकुलर रेस्पिरेशन, मतलब कहते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे हमने कुछ भी खाना खाया तो हम पूरा तो उस तरह से क्या करेंगे, उसको पूरी तरह एनर्जी नहीं लेंगे, तो उसको पहले उसको पार्ट होगा, छोटे पार्ट में होगा, तो ऑक्सीजन की तरह से वो ब्रेक डाउन होगा। फिर क्या होगा, जो वो टूट के जो खाना जाएगा हमारे हर सेल में जाएगा, सेल्स तो छोटे होते हैं, तो उसमें जाएगा, फिर वो वहाँ से एनर्जी को, ऊर्जा को रिलीज करेगा। और इस तरह के इसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो हाईलाइट होता है ये तो आपको करनी चाहिए, 1 नंबर में आपको वो मिलती ही है। और एनसीईआरटी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अभी से आपको अपना पेस काफ़ी मजबूत करना होगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कहता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं तो ये सभी जो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल होते हैं सभी के अंदर जो प्रक्रिया तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो सभी की जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये हमारी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। फिर हमारा इसमें आता है इन द सेल, जो सेल होते हैं हमारे, द फूड जो खाना होता है ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर यूजिंग द ऑक्सीजन, मतलब कहते हैं कि जो भी हमने खाना खाया तो खाना किस रूप में होगा? हमारा ग्लूकोज के रूप में होगा। तो ये हमारा होगा ग्लूकोज के रूप में, और फिर ये टूटेगा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड, और किस में टूटेगा? पानी में। तो 2 चीज़ में टूटेगा। और किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज अकर विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जब भी हमारा जो मतलब ब्रेक डाउन होता है इस ग्लूकोज का और ऑक्सीजन की हेल्प से जब वो टूटता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो उसमें जो ग्लूकोज की किसकी हेल्प से टूटता है? वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है। फूड कैन आल्सो बी ब्रोक डाउन, जो खाना होता है छोटे टुकड़ों में टूटता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। जब भी जो खाना बिना ऑक्सीजन के टूटता है तो दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है उसको एरोबिक बोलते हैं, और जो बिना ऑक्सीजन की हेल्प से मतलब ग्लूकोज टूटता है तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ द फूड रिलीज द एनर्जी, जो भी वो खाना टूटता है वो किस में एनर्जी? वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है ताकि वो हर सेल में हमारा ट्रांसपोर्ट हो सके। अब देखो ग्लूकोज जो होता है, अब इसकी एक ये आपको बोलते हैं केमिस्ट्री, जो ये इक्वेशन है, ग्लूकोज होता है यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और वो एनर्जी में टूटता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
बात हमें समझ में आ गई कि जो भी ग्लूकोज हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में टूटता है वो किस में रिलीज हो जाता है, जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, 3 टाइम में वो हमारा एनर्जी रिलीज करता है। यू शुड नो दैट द देयर आर द सम ऑर्गेनिज्म सच एज द यीस्ट दैट कैन बी सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। आप ये जानते होंगे कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे यीस्ट होता है तो वो सर्वाइव कर सकता है यदि उसके पास हवा ना हो, हमें सांस ना लो, उसमें भी वो क्या हो जाए, जीवित रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोबिक, तो उसको बोले एनारोब्स बोलते हैं। दे गेट द एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो किस तरह से एनर्जी को रिलीज करते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को लेते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा लेते हैं। इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। अब यदि जो ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन की हेल्प से नहीं टूटेगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरी मतलब एब्सेंस दूसरे के उसमें फॉर्म में टूटेगा तो वो किस चीज़ में जाएगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में वो रिलीज होगा। जैसे हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड में गया, वाटर में, एनर्जी में वो बना। फिर यदि हम बिना एब्सेंस के जो ग्लूकोज है बिना एब्सेंस के, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किस में टूटेगा, वो अल्कोहल में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और एनर्जी में टूटेगा। तो ये आपको काफ़ी याद रखना चाहिए, ये जो इक्वेशन आपको याद करनी है। फिर हमारा है जो यीस्ट है, ईस्ट आर द सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म। ईस्ट होता है वो एक सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल से बना होता है। दे रेस्पायर द एनारोबिकली एंड द ड्यूरिंग द दिस प्रोसेस द यील्ड अल्कोहल। मतलब कहते हैं कि ये सिंगल सेल्स होता है और जो रेस्पिरेशन लेता है बिना ऑक्सीजन के उसको एनारोबिकली बोलते हैं, और इस प्रोग्रेस के द्वारा वो क्या रिलीज करता है, तो वो अल्कोहल में रिलीज करता है। दे आर देयर फॉर द यूज टू मेक द वाइन एंड द बियर। जो यीस्ट का हम प्रयोग करते हैं उसको हम वाइन और बियर को बनाने में करता है, क्योंकि अल्कोहल उसी के कारण से वो बनता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर हमारे इसमें है कि आर द मसल्स, हमारी जो मसल सेल है कैन आल्सो बी रेस्पायर एनारोबिकली। जो हमारी मसल्स होती है वो भी हमारी एनारोबिकली सांस लेती है, बट ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। व्हेन दे आर द टेम्परेली ए डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। कब होता है कि ये जो एनारोबिकली जो मसल्स होती है वो हमारी रेस्पायर करती है एक टेम्परेली, जब कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, जब काफ़ी हम एक्सरसाइज करते हैं, भारी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, या वॉकिंग करते हैं फॉर द मैनी ईयर्स, वो घंटों घंटों जब हम क्या नाम घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, एंड हैवी द वेट लिफ्टिंग, या फिर हम भारी भारी जो वेट को लिफ्ट करते हैं। तो जैसे ये वाला ये दौड़ रहा है तो ये ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द सम मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एनारोबिकली, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो उस टाइम क्या होते हैं, हम एनारोबिकली ही रेस्पायर करते हैं। फिर हमारे इसमें आए कि द डिमांड ऑफ द एनर्जीज आए, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन जो एनर्जी तो काफ़ी लिमिट होती है, कोई ऑक्सीजन जितना शरीर को लेना वही तो लेगा, ज़्यादा तो नहीं लेगा। तो देन द एनारोबिकली रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल्स। इस टाइम क्या होता है कि जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो मसल्स होती है वो क्या करती है कि वो एनारोबिकली ही रेस्पायर करते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा डिमांड होती है एनर्जी की। जो ग्लूकोज होता है हमारा मसल्स में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है वो लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में टूटता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम काफ़ी हैवी मतलब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ग्लूकोज जो हमारे मसल्स में स्टोर होता है वो बिना ऑक्सीजन के हेल्प से लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में वो टूटता है। हैव यू एवर द वंडर कि वाई यू गेट इन द मसल इन द क्रैम्प आफ्टर द हैविंग एक्सरसाइज। आपने कभी आश्चर्यचकित किया होगा किस तरह से जो हमारी मसल्स में मतलब क्रैम्प हो जाते हैं, काफ़ी मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है जब हम काफ़ी भारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। द क्रैम्प अकर वैन द मसल सेल द रेस्पायर एनारोबिकली। ये क्यों होता है क्रैम्प, क्यों दर्द होता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स है उस टाइम में एनारोबिकली मतलब बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पायर करते हैं, इसलिए उसमें क्रैम्प हो जाता है, हमारी काफ़ी दर्द हो जाता है। द पार्टिकली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, एक लैक्टिक एसिड मतलब जो एक मतलब ग्लूकोज का एक पार्ट होता है वो एक लैक्टिक एसिड में रिलीज होता है। तो एक तो लैक्टिक एसिड में होगा और दूसरा हमारी एनर्जी में होगा, क्योंकि जो एनर्जी में तो वो देगा जो ऑक्सीजन की हेल्प से करता है, लेकिन जितनी ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत होगी जो बिना ऑक्सीजन के करेगा वो हमारे लैक्टिक एसिड में वो प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज। द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कॉजेज द मसल्स क्रैम्प। जो हमारा लैक्टिक एसिड हमारी जो मसल्स में जब इकट्ठा हो जाता है तो उसी के कारण हमारी जो मसल्स में क्रैम्प हो जाते हैं, या फिर हमारे
उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प आफ्टर द हॉट वाटर इन द बाथ और द मसाज। मतलब कहते हैं कि ये जो क्रैम्प होता है, जो दर्द होता है, जब हम गर्म पानी में नहा रहे होते हैं या फिर मसाज कर लिए होते हैं तो उस टाइम वो हमें काफ़ी राहत प्रदान करता है। तो कैन यू गैस द वाई इट इज़ सो। आप ये क्या बता सकते हो कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम गर्म पानी में मतलब नहा रहे होते हैं या फिर हम मसाज कर रहे थे तो उसके बाद में हमें काफ़ी रिलीफ रहता है इन क्रैम्प से। हॉट वाटर बाथ एंड द मसाज द इम्प्रूवमेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्योंकि जो हमारा जो जब हम गर्म पानी से नहाते हैं या फिर हम मसाज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारा सर्कुलेशन, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है। एज द रिजल्ट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू मसल सेल इन द इंक्रीज। और इससे क्या होता है, जब मसाज या वाटर होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो मसल्स में काफ़ी तेज़ी से कम्युनिकेट करती रहती है, ट्रांसफर हो जाती है। द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन द रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड द वाटर। और जब मतलब ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा मात्रा में सप्लाई हो जाता है तो उसके कारण जो हमारा जो लैक्टिक एसिड बनाता, जो बिना हमारे ऑक्सीजन के हमारी जो रेस्पाई कराता, तो फिर दोबारा टूट जाएगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन से जो हम ग्लूकोज ले रहे होते थे तो ऑक्सीजन की जो हेल्प से किस किस में टूटता था, हमारा एनर्जी में टूटता था हमारा जो ग्लूकोज, फिर एनर्जी में था, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में था, हमारा वाटर में, 3 तरह का। अब लेकिन यदि इसमें देखें कि जब मसल्स में बिना उसके हुए एब्सेंसी में तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटा। अब ये क्या होगा कि जब हम उसमें हॉट वाटर से मसाज करेंगे तो लैक्टिक एसिड फिर टूट जाएगा किस किस में, तो ये टूटेगा हमारा इसमें वाटर में और हमारा इसमें टूटेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसलिए हमें पूरी तरह से हमें रिलीफ मिल जाता है। ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना। तो डू यू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और उसको अपने टीचर की प्रेजेंसी में आपको एक्टिविटीज़ करनी है ब्रीथिंग की। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स। आपको अपनी जो नाक को क्या करना है, बंद करना है, और माउथ टाइटली, माउथ को, मुंह को काफ़ी तेज़ी से मतलब ऐसे बंद करना, नाक बंद करना है। एंड लुक एट द वॉच। और अपने घड़ी की तरफ को देखना है। What did you feel after the sometime। आप क्या अनुभव करोगे कुछ समय के बाद जब आप अपनी नोस्ट्रिल्स को, अपनी नाक को बंद करोगे, अपने मुंह को काफ़ी टाइटली करोगे, तो कुछ टाइम के बाद हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप इन द बोथ ऑफ टाइम क्लोज। कि आप देखो कि कितने टाइम तक आप अपनी नाक को और अपने मुंह को टाइटली रख सकते हो। नोट डाउन द टाइम फॉर द विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। और कितने आप फिर आपको टाइम नोट करना पड़ेगा कितने टाइम के लिए आप अपनी सांस को रोक कर रख सकते हो। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट द सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट द ब्रीथिंग। अब आप जान गए होंगे कि हम काफ़ी लंबे टाइम तक बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन द एयर द रिच इन ऑक्सीजन। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि जब हम काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, एंड गिविंग आउट द एयर द रिच कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी और ऑर्गेन्स। किसके लिए रेस्पायरी ऑर्गेन्स होते हैं, जो भी सांस लेने वाले हमारे अंग होते हैं, ठीक है। द टेकिंग इन द एयर द रिच ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी आर करता है इनहेलेशन। मतलब क्या होता है कि जब हम मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे होते हैं बॉडी में तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। एंड द गिविंग आउट द एयर, जो काफ़ी मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो सांस को लेने को मतलब इनहेलेशन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड होते थे तो एक्सहेलेशन बोलते हैं। इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस विद गोज ऑन द ऑल टाइम। ये जो प्रोसेस हमारी चलती रहती है, हमारी क्या, ऑक्सीजन को लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के, थ्रू आउट द लाइफ ऑर्गेनिज्म, और पूरे जीवन उनकी यही प्रक्रिया चलती रहती है। द नंबर ऑफ द टाइम ए पर्सन द ब्रीथिंग इन द मिनट इन द टर्म एड एज अ ब्रीथिंग रेट। हम कहते हैं कि कितने मतलब जो कितने टाइम पर जो एक व्यक्ति सांस लेता है 1 मिनट में, तो उसका ब्रीथिंग रेट को हमें देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन टेक द प्लेस अल्टरनेटिव। हमें हमारा जो भी सांस, जो ब्रीथिंग का रेट का मतलब क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ जुड़ी हुई थी। एक तो इनहेलेशन जब ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और एक्सहेलेशन का मतलब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं, तो वो एक ब्रीथिंग रेट में हमारा वो काउंट होता है। ए ब्रीथ मीन्स द वन इनहेलेशन प्लस द 1 एक्सहेलेशन। तो यह समझ में आएगा कि एक सांस लेने का मतलब होता है कि एक बार हमने इनहेलेशन किया, एक बार हमने सांस को लिया, और दूसरा बार हमने एक सांस को छोड़ा। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट। क्या आप पता लगा सकते हो कि आपका ब्रीथिंग रेट क्या है। तो डू यू वांट टू नो, यदि आप ये जानना चाहते हो तो वेदर इट इज़ द
इज द कांस्टेंट एंड इट इज वाज द चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन बाय द बॉडी। मतलब कहते हैं यदि आप जानना चाहते हो, आपको पता है कि जो सांस लेना और सांस छोड़ना एक स्थिर है, लेकिन ये चेंज हो सकता है हमारी जो भी ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट होते हैं। मतलब जैसे हम मतलब सो रहे होते हैं तो उसमें कम हमें किस वो चाहिए, हमें ऑक्सीजन की कम जरूरत होती है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा हम कहते हैं ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है। तो ये हमारी चेंज होता रहता है कि जैसे भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फ्लोइंग द एक्टिविटीज। चलो हम देखते हैं और एक्टिविटीज़ को कर तो एक्टिविटी 6.2 जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर द ब्रीथिंग। वैसे हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि हम इतने जानकारी नहीं रखते कि हम कितनी बार सांस ले रहे होते हैं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन द काउंट योर रेट ऑफ द ब्रीथिंग। यदि तुम प्रयत्न करना चाहते हो तुम उसको गिन सकते हो कि आप कितनी बार सांस ले रहे हो और उसका रेट कितना है। तो ब्रीथ इन आउट एंड इन और आउट एंड नॉर्मली, और जो हमारा सांस लेने की प्रक्रिया अंदर लेना ऑक्सीजन को और छोड़ना, तो वो एक नॉर्मली सामान्य चीज़ है। फाइंड आउट हाउ मेनी द टाइम यू ब्रीथ इन एंड द ब्रीथ आउट इन द मिनट। और आप ये पता भी लगा सकते हो आप कितने टाइम सांस अंदर लेते हो और कितनी बार उसको छोड़ते हो 1 मिनट में। डिड यू इनहेल इन द सेम नंबर इन द टाइम एज यू द एक्सहेल्ड। मतलब कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि जितनी बार भी आप सांस अंदर लेते हो उतनी बार ही छोड़ते हैं। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट। आप काउंट भी कर सकते हो, गिन भी सकते हो कि जो आपका ब्रीथिंग रेट क्या है, नंबर ऑफ द ब्रीथ मिनट की, कितने 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले होते हैं आफ्टर आई ब्रिस्क वॉक। मतलब ब्रिस्क वॉक का मतलब काफ़ी तेज़ी से जब आप मतलब दौड़ रहे होते हैं तो उस टाइम, एंड आफ्टर रनिंग तो उस टाइम भी आप पता लगा सकते हो क्योंकि उसमें तो काफ़ी तेज़ी से हम सांस लेते हैं। रिकॉर्ड यूर इन द ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू आर द फिनिश्ड एंड आल्सो द आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। आपको क्या करना है कि आपको रिकॉर्ड करना है अपनी जो भी ब्रीथिंग रेट जब आप जो भी ले रहे हो, जब आपने अपना काम फिनिश कर दिया हो, आप आराम से कंप्लीटली बैठे हो। आपको क्या करना है, टर्बुलेट करना है। यू आर फाइंडिंग द कंपेयर योर द ब्रीथिंग रेट अंडर द डिफरेंट द कंडीशन विद योर द क्लासमेट। आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो मतलब ब्रीथिंग रेट है, जो सांस लेने की प्रक्रिया अलग अलग कंडीशन में आप अपने जो भी क्लासमेट के बच्चे हैं उनके साथ कंपेरिजन करते हो और उसको टेबल में उसको आप उसको दर्शा सकते हो। फ्रॉम द अबव द एक्टिविटीज़ यू मस्ट हैव द रियलाइज दैट इन द व्हेन एवर ए पर्सन द नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। और ऊपर वाली जो एक्टिविटीज में पता भी लगा सकते हो किस तरह से एक व्यक्ति को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कब, जो हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या वो रनिंग वगैरह कर लेते हैं या फास्ट वॉकिंग करते हैं। ही वाज द ब्रीथ फास्टर। तो वो काफ़ी तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। एज द रिजल्ट मोर ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, काफ़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब इसमें दिया है ये हमारे चेंज इन द ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन अलग। भाई यहाँ पे आपके क्लासमेट है, आपके मतलब क्लास के बच्चे, उसको देखना है नॉर्मल कितनी बार लेते हैं। फिर आफ्टर द ब्रिस्क वॉक जब आप काफ़ी तेज़ी से चलते हो 10 मिनट में कितना लोग हैं। आफ्टर रनिंग सो फास्ट, आप यदि 100 मीटर दौड़ रहे होते तो उस टाइम कितना हो। रेस्ट की पोजीशन में आप कितनी बार 1 मिनट में सांस लेते थे, आपको इसमें ये टैबलेट करना है। फिर इसमें ये है कि ओन एंड द एवरेज एंड अडल्ट द ह्यूमन द बीइंग एट द रेस्ट द ब्रीड। आप देख सकते हो कि सामान्य रूप से जो एक अडल्ट मैन है, एक स्वस्थ आदमी है, मतलब ब्रीथिंग रेट इन आउट कितना 15 से 18 बार लेता है 1 मिनट में, जो औसत रूप में। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन बी द इंक्रीज अप टू द 25। जब हम मतलब हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारा 1 मिनट में 25 बार हम क्या होता है इन या आउट करते हैं। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू द वी ब्रीथ फास्ट। और जब इसके साथ साथ जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ना कि केवल हमें उसकी क्या होती है कि ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत होती है, बल्कि वी आल्सो द डीप द ब्रीथ एंड द टेक द इनहेल मोर ऑक्सीजन। ना ये इतनी है कि हम ज़्यादा लेते हैं, मतलब ज़्यादा इसमें सांस लेते हैं, ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है। इसके साथ हम जो भी इस एक्सरसाइज के साथ ज़्यादा तो ऑक्सीजन लेते हैं, उसके साथ हम काफ़ी डीप ब्रीथ भी करते हैं ताकि हमारे अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके। फिर हमारे इसमें सप्लाई टू आवर सेल्स की किस तरह से हमारे सप्लाई, देखो ये था ना, ये एट रिजल्ट मोर द ऑक्सीजन सप्लाई इन आवर सेल्स। मतलब जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे सेल्स में चली जाती है। इट इज़ स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। इससे क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से जो भी ब्रेक डाउन होगा, मतलब जो खाना है जो ग्लूकोज के रूप में काफ़ी तेज़ी से टूटेगा और इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। डज दिस एक्सप्लेन कि वाई डू वी फील द हंग्री। क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों आपको सबसे ज़्यादा भूख लगती है जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा करते हो। फिर इसमें वाई यू फील द इटोसी एंड द डज विद द ब्रीथिंग रेट इन द स्लो डाउन
एंड डस यूर इन द बॉडी द रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन। जब हम फील कर रहे होते हैं काफ़ी, जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं, स्वीट जो हमारे प्लीजेंट होते हैं, खुश होते हैं, तो क्यों हमारी जो ब्रीथ रेट काफ़ी कम हो जाती है। एंड डस यूर जो बॉडी रेट, क्या उस टाइम जो हमारी शोषण करने की जो बॉडी क्या ठीक तरह से सफिशेंट ऑक्सीजन ले रही होती है, तो इस टाइम हमें बताना है। तो फिर हमें बताना है कि हाँ, तो उसमें क्या होती है, एक स्पेशल मतलब सफिशेंट है हमारे ऑक्सीजन ना ज़्यादा ना तो कम। फिर हमें एक्टिविटी 6.3 है, तो इसमें फिगर दिया है हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है कैरी आउट बाय द पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल, जो लोग वाक करते हैं कि रोज डेली करते हैं एक्टिविटीज। तो सबसे जो कम है आप ये कह सकते हैं, ये हमारे जब स्लीपिंग मोड होते हैं सबसे कम एनर्जी हम ले रहे होते हैं उस टाइम, तो मतलब ब्रीजिंग रेट कम होता है, हमारी श्वसन क्रिया कम होती है। उसके बाद हमारे तो किस में एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमें रीडिंग के टाइम। फिर हमारे इसमें 3 ये वाले इसमें फिर इसके बाद इस वाले में जब सीढ़ी चढ़ रहे होता है और फिर 5 वॉकिंग कर रहे होता है। और सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत कब होती है, जब हम काफ़ी वॉकिंग रनिंग कर रहे होते हैं। तो वेरिएशन होता है ब्रीथिंग रेट का ड्यूरिंग द डिफरेंट, जब हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी अंतर होता है। फिर हमारे इसमें कहते हैं कि पहली वांट टू नो वाई यू व्हेन यू आर द स्लीपिंग एंड द डोसिया। वो जानना चाहते हैं कि क्यों, मतलब जानना चाहते हैं कि क्यों हम जुबाई लेते हैं जब हम सो रहे होते हैं, या फिर हमारा क्या होता है कि हमारा डोसी जब हम थोड़ा क्या होता है एक स्वीट पोजीशन में होते हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कैन यू से द इन विच एक्टिविटी, क्या आप बता सकते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ में द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल द ए स्लोएस्ट, कि किस में काफ़ी धीमा जो काफ़ी कम होता है ब्रीथिंग रेट, तो ब्रीथिंग जब हम स्लीपिंग कर रहे तो तब होता है। एंड द विच इट विल बी द इन द फास्टेस्ट, और इस पे ज़्यादा जो फास्टेस्ट होता है तेज किस में होता है, तो रनिंग के टाइम होता है। असाइन द नंबर टू द पिक्चर इन द ऑर्डर एंड द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। हमें इनको असाइन करना है तो पिक्चर को ऑर्डर में कि सबसे कम सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम हमारा किस में स्लीपिंग में, उससे ज़्यादा हमारे रीडिंग पे। फिर हमारा इसमें किस में होता है, हमारा कपड़े धोने में। फिर हमारे इसमें जब सीढ़े चढ़ रहे होता है। फिर 5 बजे वॉकिंग में, और 6 होता है रनिंग में। तो इससे आगे वाली जो कि हाउ डू ब्रीथ, इसको हम करते हैं अगले वाले इसमें पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।